सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका लास्ट टॉपिक आज हमारे पास रहता है। इसमें हम पढ़ेंगे कस्टम एंड यूजेस। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने पढ़ा उसमें तीन हमने मेनली पढ़े थे, जो प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो उससे अलग भी कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और इसके साथ ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके जो मॉक टेस्ट रहते हैं दो तीन जितने भी, वो आपके पास लेकर आएंगे, और उसके बाद हम नया जो चैप्टर है, नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। A bank guaranteed payment instrument used for transaction within the same city। ये क्या होता है? एक बैंक गारंटीड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर? सेम सिटी के अंदर। इशूड बाय द, किसके द्वारा किया जाता है? बाय द बैंक एंड पेमेंट इज गारंटीड। बैंक के द्वारा इशू किया जाता है और इसमें पेमेंट गारंटीड होती है। यूज्ड ओनली फॉर लोकल पेमेंट, लोकल पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। यूजली मार्क्ड नॉट नेगोशिएबल, और इसको नॉट नेगोशिएबल मारा करके चला जाता है, यानी कि जिसके नाम पे बना है वही इसकी पेमेंट मान लो ले पाएगा। नेक्स्ट इसमें है सिमिलर टू ए डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की तरह ही ये होता है, बट डीडी इज जनरली यूज फॉर डिफरेंट सिटी। अब जो डीडी है वो ज़्यादातर जो दूर की सिटी है वहाँ के लिए यूज होता है। अगर मान लो किसी ने किसी को लोकल में पैसे दे रहे तो कैश दे देगा, या वैसे वो ट्रांसफर कर देगा, चेक दे देगा, कुछ भी। डीडी ज्यादातर यूज होता है बाहर की सिटी के लिए, और जो पे ऑर्डर या फिर बैंकर चेक है वो होता है सिमिलर सिटी के लिए यूज। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट, जिसे बोलेंगे GPN। देखिए, ए रिटर्न प्रोमिस बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। वो जैसे बैंक का था, तो इसमें क्या प्रोमिस किसके द्वारा किया जा रहा है? रिटर्न प्रोमिस सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, की एक स्पेसिफिक सम पे करना है। इशू किसके द्वारा किया जाएगा? इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर बोरोइंग और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू किया जाएगा। एंड गवर्नड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अंदर ही आता है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास आते हैं। 3 है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं हम CD। ए लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है कि लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, जो कि किसके द्वारा इशू की जाएगी? बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड फिक्स्ड टेनर, फिक्स इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा और फिक्स्ड इसका टेनर होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल अट्रैक्ट्स पेनल्टी, और अगर प्री मैच्योर विड्रॉ कराया जाता है तो पेनल्टी इसके ऊपर लगाई जाएगी। नेगोशिएबल एंड ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट मेनली इन डीमेट फॉर्म, और ये नेगोशिएबल होता है, ट्रेडेबल भी होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी, जिसे हम डीमेट बोल देते हैं। और डीमेट का मतलब क्या होता है भैया? डीमेट डी मटेरियलाइजेशन, मटेरियल होता है उसी से बनाए मटेरियलाइजेशन, और ये होगा डी मटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि जो फिजिकल सिक्योरिटी है, एक मान लो मटेरियल मान के उसको चला जा रहा है, उसको डीमेटेरियलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि उसको फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास कॉमर्शियल पेपर CP। ये हमारे पास होता है एन अनसेक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज। एक ये होता है अनसेक्योर्ड, और ये होगा शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जो कि किसके द्वारा इशू किया जाएगा? हाईली रेटेड कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूज टू मीट वर्किंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स।
ये किसके लिए यूज किया जाता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो अर्जेंट मान लो चाहिए, एंड शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड के लिए। मैच्योरिटी रेंज इसकी होती है 7 से 1 साल तक, 7 दिन से 1 साल तक। इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पे इसको रिडीम किया जाता है। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है 5 ट्रेजरी बिल, इसको हम बोल देंगे टी बिल्स। ये होगा शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। इशू कौन करता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 91 डेज, 182 एंड 364 डेज। जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, इसको भी जो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पे इसको रिडीम किया जाता है। हाईली लिक्विड होता है, वर्चुअली रिस्क फ्री ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 है हुंडी। अब ये जो आपके पास है ये ज़्यादातर कुछ तो इसमें से आपके पास है अब यूज नहीं किए जाते हैं, तो वैसे सारे सारे ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत कम प्रचलन में है, तो आपके पास जो एग्जाम में आने के चांसेस भी इसके बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हुंडी देखिए क्या होता है? ए ट्रेडिशनल इंडियन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजरी नोट। जो हुंडी है वो इंडिया का जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले यूज किया जाता था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट की तरह ही ये होता है। यूज्ड फॉर ट्रेड, क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट कैरिंग कैश, कि इसको भी ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, क्रेडिट के लिए, ट्रांसफर के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए, विदाउट कैरिंग कैश यानी कि बिना कैश के जो पैसे का लेन देन होता था। बेस्ड मेनली ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज, और ये बेसिकली कि जैसे प्रोविजरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसमें रिटर्न में लिख के देते हैं, तो इसमें जो है ये ज़्यादातर कि म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर जो बेस होता है। जनरली अनसिक्योर्ड एंड नॉट बैक्ड बाय कोलैटरल, अब इसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो इसलिए अनसिक्योर्ड ये होता है। डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट सच एज पेएबल ऑन साइट और आफ्टर ए स्पेसिफाइड फील्ड, और ये डिफरेंट टाइप्स इसके होते हैं, जैसे एक तो होता है जैसे पेएबल ऑन साइट हो गया, या फिर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड जो हमने पढ़ा था यूजेस और ऑन डिमांड। उसके बाद आता है तो इट्स यूज हैज reduced ड्यू टू मॉडर्न बैंकिंग, इट इज स्टिल यूज्ड इन सम इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, कि वैसे तो मॉडर्न बैंकिंग आने के बाद इसका यूज से लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी लेकिन कहीं कहीं पर इसको इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के रूप में यूज किया जा रहा है। 7 हमारे पास है बिल ऑफ लेडिंग, जिसे बी एल या बी ओ एल इसको हम बोल देंगे। देखिए क्या होगा? ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कैरियर, कैरियर कौन हो सकता है? कोई शिपिंग लाइन हो गया, कोई एयरलाइन हो गया, ट्रकिंग कंपनी हो गया, एक्सेट्रा, टू द शिपर। ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैरियर कंपनी यानी कि जिसके मान लो कोई एयरलाइन है, शिपिंग लाइन है, या कोई किसी का ट्रक है मान लो, ठीक है, ट्रक का जो ओनर है उसकी कंपनी इसको इशू करती है, किसको? टू द शिपर है। अब इसका पर्पज क्या होता है? एक पर्पज क्या होगा इसका कि ये होगा रिसिप्ट ऑफ गुड्स, वो क्या होगा? कंफर्म दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर शिपमेंट, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ शिप करानी है तो आप उसको लेके जाओगे, तो वो आपको रिसिप्ट ऑफ गुड्स देंगे। उसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने आपकी जो आइटम है उसको रिसीव कर लिया है, तो आपके पास भी एक कंफर्मेशन हो जाएगी, उनके पास भी एक कंफर्मेशन रहेगी। दूसरा पर्पज इसका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, यानी कि कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसके अंदर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। थर्ड पर्पज होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा, ये मतलब कि रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड अनेबल्स द होल्डर टू क्लेम डिलीवरी, यानी कि
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है कि भाई अगर शिपर कंपनी ने आपको आपको बना के दिया है, अ, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बना के दिया है, तो उसका बिल ऑफ लेडिंग बना के दिया, तो उसका मतलब क्या है कि ये बताया जा रहा है आपको कि जो आइटम वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मालिकाना हक किसका, उसका ओनर कौन है। तो इससे पता चलता है ओनरशिप के बारे में कि उसके ओनर आप हो। तो एंड एनेबल द होल्डर टू क्लेम डिलीवरी, यानी कि होल्डर आप हो तो जो होल्डर है वो उस डिलीवरी को क्लेम कर सकता है, यानी कि दूसरे पर्सन के पास आप भेज रहे हो तो वो उसको क्लेम कर सकता है। एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, कस्टम्स एंड सिक्योरिंग पेमेंट। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कस्टम्स के लिए और पेमेंट सिक्योर करने के लिए ये जो जरूरी होता है। अभी आगे 3-4 जो हम पढ़ेंगे सारे के सारे इसी से रिलेटेड रहेंगे। जैसे नेक्स्ट आता है रेलवे रिसिप्ट, RR जिसको बोल देंगे। ये किसके द्वारा इशू किया जाएगा? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आफ्टर एक्सेप्टिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जब उनके पास कोई गुड्स आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो रेलवे रिसिप्ट इशू की जाएगी। एक्ट एज प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, और ये भी क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा कि भाई जो आइटम है वो हमारे पास आ चुके, गुड्स हमारे पास आ चुके, हमने रिसीव उसको कर लिया है। सर्व्स एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज ये रहेगा। एक्ट एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एनेबलिंग द कंसाइनी और वैलिड एंडोर्समेंट टू टेक डिलीवरी। ठीक है, वही बात है कि भाई इससे ये पता चलेगा कि जो आइटम ट्रांसपोर्ट की जा रही है वो रेलवे की संपत्ति नहीं है, वो किसी दूसरे पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन के पास भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट वो कराया गया है, और जिससे कि जो कंसाइनी है या फिर जो एंडोर्सी है वो उसकी डिलीवरी आसानी से ले सके। 9 है डॉक वारंट। अब डॉक क्या होगा, देखिए ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द डॉक ओनर और वेयर हाउस कीपर फॉर गुड्स स्टोर्ड इन द डॉक। यानी कि आपने कोई सामान आपके पास है और आप उसको एक वेयर हाउस के अंदर लेके जाते हो, वेयर हाउस के अंदर रखते हो, तो वहाँ का जो वेयर हाउस कीपर जो है, ठीक है, या ओनर जो है, डॉक ओनर है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू करेगा आपको कि मैंने आपकी जो आइटम है, आपका गुड्स है वो रिसीव कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे स्टोर करके रख रहा हूँ। इट सर्टिफाइंग द होल्डर्स राइट ओवर द स्टोर गुड। तो इससे जो होल्डर है उसको राइट रहता है जो गुड्स उसने स्टोर वेयर हाउस के अंदर कराए हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये भी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है और इसमें ओनरशिप को ट्रांसफर भी किया जा सकता है थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़, मान लो आपने कोई प्याज रखा है, आप किसान हो, आपने प्याज रखा है वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, तो मान लो 100 कट्टे आपने रखे हैं, तो उसके बाद आपको वहाँ से क्या मिलेगा, डॉक वारंट आपको मिलेगा कि आपका जो सामान हमने अपने वेयर हाउस में रखा है, और वो आपके पास जो है वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र भी की जा सकती है कि आप चाहो कि मैं तो इसको यूज नहीं करूँगा, मैं इसको किसी और को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो आप किसी और के नाम उसका जो डॉक वारंट है उसको नेगोशिएट करके, उसको एंडोर्समेंट करके उसकी डिलीवरी आप कर सकते हो। यूज्ड फॉर सेल और प्लेज ऑफ गुड्स व्हाइल दे रिमेन स्टोर्ड इन द डॉक। यानी कि आपने क्या किया कि आपका जो गुड्स है वो स्टोर है वेयर हाउस के अंदर, और बाहर से आप उसको क्या कर सकते हो कि ओनरशिप आपके पास थी लेकिन आप उसकी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास वेयर हाउस रिसिप्ट, ये भी वही रहेगा। इशूड बाय द वेयर हाउस कीपर एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्व एज रिसिप्ट ऑफ गुड्स। बिल्कुल डॉक वारंट की तरह ये भी वही रहेगा। सर्व एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टोरेज एंड नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट। तो बिल्कुल दोनों को तो बिल्कुल ये सेम रहेंगे। और लास्ट इसमें था फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर बैंक लोन्स। अब इसको कोलेटरल सिक्योरिटी एक रूप में भी यूज किया जाता है बैंक लोन्स के लिए। आपने देखा होगा कि खेती की अगर बात करें तो जो किसान है उसको कुछ लोन भी दिया जा सकता है अगर वो वेयर हाउस की शिफ्ट लेकर आता है। वो यही चीज़ होती है कि आप अगर किसान जो वेयर हाउस की शिफ्ट दिखाते हैं कि भाई मेरे मान लो 500 कट्टे जो है मान लो प्याज के हो गए, आलू के हो गए, या कोई और सब्जी होगी,
या फ्रूट होगा कि मेरा इतना जो गुड्स है वो वेयर हाउस के अंदर रखा गया है, और उसके एवज में वो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दे के वो कुछ भी लोन या एडवांस वो ले सकता है। 11 है डिलीवरी ऑर्डर, DO जिसको बोलेंगे। ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंसाइनी, ओनर ऑफ गुड्स और देयर एजेंट इंस्ट्रक्टिंग द कैरियर और वेयरहाउस टू डिलीवर गुड्स टू अनदर पर्सन। डिलीवरी ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि भाई ये इशू किया जाएगा कंसाइनी के द्वारा, ओनर ऑफ गुड्स या फिर उसके एजेंट के द्वारा, और दियर एजेंट इंस्ट्रक्टिंग, क्या इंस्ट्रक्ट कर ये कर रहा है कि भाई जो कैरियर है ये वेयर हाउस उसको ये बोल रहा है कि भाई जो डिलीवरी है जो गुड्स की जो आपके पास स्टोर की गई थी उसको, उसकी डिलीवरी जो दूसरे पर्सन के पास करनी है। इट ऑथराइज द रिलीज ऑफ गुड्स, ये ऑथराइज करता है भाई जो गुड्स आपके पास रखे गए उसको आप रिलीज कीजिए, उसको आप उसकी आप डिलीवरी कीजिए। इशू किसके द्वारा किया जाएगा? बाय द पर्सन एंटाइटल टू द गुड्स, जिसके पास गुड्स का जो होल्डर है यानी कि जो उसका ओनरशिप है वो इसको इशू करेगा। इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है। मेनली यूज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड वाइल इन ट्रांजिट और स्टोरेज, और इसको मेनली कब यूज किया जाता है? जब जो गुड्स है उसको ट्रांजिट या फिर स्टोरेज से जो सोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है 12 GRS या फिर लॉरी रिसिप्ट, इसको बोल देते हैं IBA अप्रूव्ड ये होगी। ए स्टैंडर्डाइज लॉरी रिसिप्ट इशूड बाय ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाय द इंडियन बैंक्स। ये क्या है? ये आपके पास एक स्टैंडर्डाइज लॉरी रिसिप्ट है जो कि किसके द्वारा इशू की जाएगी? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के द्वारा जो ये इशू की जाती है, और ये इंडियन बैंक्स या फिर IBA के द्वारा ये जो ऑथराइज होती है। कन्फर्म्स रिसिप्ट ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और ये कन्फर्म करता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर्व एज प्रूफ ऑफ रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, और ये प्रूफ ऑफ रिसिप्ट बनता है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज को भी ये दिखाता है। बैंक्स रिले ऑन IBA अप्रूव्ड लॉरी रिसिप्ट वाइल फाइनेंसिंग गुड्स इन ट्रांजिट, और जब जो ट्रांसपोर्ट में जो सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, उसका जो अगर फाइनेंस करना है तो उसके लिए जो GRS है यानी कि जो लॉरी शिफ्ट इशू की जा रही है IBA अप्रूव्ड जो है, इसको वो जो बैंक देख के उसका फाइनेंस वो कर सकता है। इट इम्प्रूव्स क्रेडिटेबिलिटी, फैसिलिटेट्स लोन प्रोसेसिंग एंड फास्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। तो अगर आपके पास लॉरी शिफ्ट है, आप फाइनेंस करा सकते हो, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपका क्लेम सेटलमेंट भी जल्दी हो जाता है। तो ये था लॉरी शिफ्ट। और लास्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई जो हमने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं आज 12, द अबोव इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर तो आते ही हैं, साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी आते हैं। तो ये था हमारे पास भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कंप्लीट टॉपिक, और सारा का सारा टॉपिक आपके पास बिल्कुल फ्री में रहेगा। बिल्कुल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपके पास ये बिल्कुल फ्री में जो वीडियो है आपके पास यूट्यूब पे रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जो भी बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब स्टाफ टू क्लैरिकल हो या फिर क्लैरिकल टू ऑफिसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।